हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी। बच्चों आज हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑसिलेशंस ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब। यू शेप्ड ट्यूब है बच्चा हमारे पास और उसमें ऑसिलेशन से हमें डील करना है। अब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंडर पढ़ रहे हैं तो 100% श्योर है कि कॉन्सेप्ट आपका एसएसएम एसएचएम से जुड़ा होगा। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। अब एसएचएम से अगर जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है तो इसके पास दो बातें तो होनी चाहिए इसके पास। क्या? एक तो पीरियोडिक होना चाहिए और दूसरा किसको फॉलो करना चाहिए। एक तो पीरियोडिक होना चाहिए, ये 100% श्योर वाली बात ये होनी चाहिए, और दूसरा ये एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स वाले कॉन्सेप्ट को तो फॉलो करके चलो। अब हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पे मान लो हमने कोई भी लेवल मान लिया। इनिशियली हमने बराबर लेवल माने, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई पॉइंट कंसीडर करता हूँ पी और यहाँ पे P1। तो P और P1 को अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखें तो दोनों का लेवल सेम है। अब मैंने क्या किया, P को कंप्रेस किया। अब मैं इसको जितना कंप्रेस करूंगा, मान लीजिए मैंने P से लेकर Q तक इसे कंप्रेस किया। मैंने कंप्रेस किया, कितने डिस्टेंस तक कंप्रेस किया वो डिस्टेंस भी मैं मान लेता हूँ। मान लीजिए कि मैंने इसको कंप्रेस किया y डिस्टेंस तक, y डिस्टेंस तक। ऑफ कोर्स फिर यहाँ पे लेवल राइज कितना होगा? लेवल राइज होगा वो 2y के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक लेवल राइज होगा। ठीक है, तो आप कैसे कहते हैं कि आप कहते हैं कि सर जी आपने जब यहाँ P से लेकर Q तक कंप्रेस किया तो फिर आप ये मान के चलो कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ये यहां से लेकर और यहां तक लेवल क्या हो चुका है, राइज हो चुका है। जो किसके बराबर होना चाहिए? जो किसके बराबर होना चाहिए आप डायग्राम में बड़े ही ध्यान से देख सकते हो कि वो 2y के बराबर होना चाहिए। 2y के बराबर होना चाहिए, यानी कि दिस शुड बी इक्वल टू 2y। यानी कि 2y जो लेवल है वो क्या हो जाएगा बेटा, राइज हो जाएगा। P1 से लेकर, ये देखिए P1 से लेकर Q1 तक राइज हुआ है। और कितना लेवल राइज हुआ है? कितना? 2y। मान लीजिए कि हमारे पास जो लिक्विड की जो हाइट थी इनिशियली, वो हाइट थी h के बराबर। लेट अस कंसीडर h बी द हाइट ऑफ लिक्विड। ये देखिए, हमने जो हाइट है लिक्विड की इनिशियली, वो हाइट हमने मान रखी है h। आपको पता है ना हाइट के कारण प्रेशर एक्सर्ट करता है कोई भी लिक्विड। ठीक है, तो अब देखना आप हम इस बात को किस तरह से इसके साथ अटैच करके चलेंगे। ये एच हाइट हम मान के चलते हैं। तो देखो क्या क्या बातें होनी चाहिए यहाँ पे कि हमें ऑसिलेशंस देखने हैं। हम ग्रेविटी फोर्सेस को, कोई फ्रिक्शन, लिक्विड का फ्रिक्शन, इन सारी एक्सटर्नल फोर्सेस को जीरो मान के चलते हैं यहाँ पे। और हम क्या करते हैं कि लेवल को राइज करवा देते हैं 2y से। अब जैसे ही राइज होके छूटेगा तो इसके अंदर एक फोर्स रीस्टोर होगी जिसके हेल्प से ये वापस आएगा। दैट रीस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी इक्वल टू एफ इज इक्वल टू के, वाई एक्सिस के अलोंग है तो के इंटू वाई के बराबर होना चाहिए। अब उसकी हेल्प से ये मीन पोजीशन पे वापस आएगा। अब जब वापस आएगा मीन पोजीशन पे तो ये मीन पोजीशन पे आगे रुकता नहीं है और उस दूसरी साइड में भी ये कुछ ना कुछ लेवल गेन कर लेगा। अब लेवल पे जाके फिर एनर्जी उसके पास स्टोर होगी और उस स्टोर्ड एनर्जी की हेल्प से फिर वो दोबारा से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। यानी कि इस तरह से लिक्विड बार बार क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। मेरी बात, मेरी कहानी को समझने की कोशिश कर लेना बच्चों। मैं जो बात कह रहा हूं वो कह रहा हूं कि इस यू शेप्ड जो आपके पास ट्यूब है, इस ट्यूब में लिक्विड का लेवल बार बार राइज और फॉल करेगा। तो यानी कि बार बार जब राइज और फॉल करेगा तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? एक तो पीरियोडिक, कि पीरियोडिक मोशन बन जाएगा, है ना, कि एक बार वो राइज कर रहा है एक बार फॉल कर रहा है, एक बार राइज कर रहा है एक बार फॉल कर रहा है, पीरियोडिक। दूसरा, अगर राइज और फॉल कर रहा है तो बिना रीस्टोरिंग फोर्स की हेल्प से ये बातें पॉसिबल नहीं हो सकती। तो दूसरा वो फोर्स भी आनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आएंगी तभी सिंपल हार्मोनिक मोशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज सिंपल हार्मोनिक मोशन पॉसिबल ही नहीं होगा। क्या मेरी बात सही है? क्या मेरा कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया? हाँ जी, बताओ भाई। अमन, समझ में आया बेटा?
अमरवीर, हाँ जी सर। मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर। क्या बताना चाहता हूँ बच्चे, मैं बताना एक बार। सर आपने बताया कि जो एक यू शेप ट्यूब होती है उसमें ऑक्सीलेशंस होती हैं, अगर उसमें एच हाइट का हम डालेंगे पर फोर्स हम डाल रहे हैं तो वो दूसरी साइड से अगर वाई यहाँ पर फोर्स तो दूसरी साइड से 2y से ड्रिफ्ट होगा। देखो बच्चा, मैं जो बात कहना चाहता हूँ उसको बड़े ही ध्यान से सुनो बच्चों। मैं कह रहा हूँ कि हम इनिशियली उसको P से लेकर Q तक कंप्रेस करेंगे लिक्विड को। P से लेकर Q तक जब मैंने कंप्रेस किया तो ऑफ कोर्स ये P1 से लेकर Q1 तक चला जाएगा, यहां तक उसका लेवल राइज हो जाएगा। अब जब लेवल राइज होता है तो ये एक्स्ट्रा वेट हो गया। जब दोनों लेवलिंग में थे, P और P1 लेवलिंग में थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब एक्स्ट्रा वेट यहाँ आ गया तो एक्स्ट्रा वेट आ गया तो एक रिस्टोरिंग फोर्स भी आ गई। अब जैसे ही हम उसको रिमूव करेंगे, यहाँ पे फोर्स लगाना, वैसे ही ये जो वेट है इसके कारण ये क्या करेगा, लेवल दोबारा से यहाँ पे राइज होगा। अब जैसे ही राइज हुआ फिर रिस्टोरिंग फोर्स आई, फिर फॉल करेगा। इस तरह से बार बार लिक्विड क्या करेगा, राइज और फॉल करेगा। उस सिचुएशन में जब हमने एक्सटर्नल फोर्सेस को क्या मान रखा है, जीरो मान रखा है। हाँ, मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काउंट नहीं कर रहा। इसमें जो मैंने लिक्विड लिया है उसकी डेंसिटी मैं आपको बता देता हूं। लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट वी हैव यूज्ड इन यू शेप्ड ट्यूब, जिसको हमने यू शेप्ड ट्यूब में यूज किया है। और इस ट्यूब की टोटल लेंथ मान लेते हैं एल। एल बी द टोटल लेंथ, एल बी द टोटल लेंथ। देखो बच्चा, कॉन्सेप्ट यहां पे भी टाइम पीरियड के लिए 2 पाई अंडर रूट एम बाई के से जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए, वही जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लेकिन एम और के की वैल्यूज हमें निकालनी है। वो किस तरह से वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चलो हम देखते हैं। पहले आपसे मैं पूछूं कि इसकी एल लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने ए मान लिया। लेट ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और डेंसिटी मैंने रो मान रखी है। तो मास ऑफ लिक्विड अगर मैं आपसे पूछूं तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे आंसर कर देंगे इस चीज का। मास ऑफ लिक्विड इन यू शेप्ड ट्यूब, इन ट्यूब। मास क्या होता है बच्चों? मास होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। होता है कि नहीं होता? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी कितनी मान रखी है आपने, ऊपर ही लिखी बैठी है, डेंसिटी रो है। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया। यानी कि रो, यानी कि रो ए एल, दिस इज इक्वल टू मास दैट इज कंटेन्ड इन यू शेप्ड ट्यूब, जिसको हमने यू शेप्ड ट्यूब के अंदर रखा है। ठीक है, वो हमारे पास क्या आ गया, मास आ गया। ये मास आया है एल इंटू एरिया इंटू रो। अब देखो, अब हमने क्या किया कि अब हमने P से लेकर Q तक कंप्रेस किया। अब आप अपने दिमाग में सोच के देख लो बच्चा कि हमने P से लेकर Q तक y डिस्टेंस के लिए अगर कंप्रेस किया है तो इस साइड लेवल कितना राइज होगा, 2y राइज होगा। अगर अब 2y राइज हुआ तो हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होनी चाहिए, रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ कोर्स वो वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम दैट कंटेन्स ए हाइट इज इक्वल टू 2y। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल भाई। तो आप क्या कहोगे कि सर जी जब आपने y कंप्रेस किया, y के लिए कंप्रेस किया, ठीक है ना, तो वहां पे 2y लेवल राइज हुआ, 2y लेवल राइज हुआ। अब 2y लेवल राइज हुआ तो रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू weight of liquid column, that must be equal to weight of liquid, weight of liquid column of height कितनी है इसकी, of height 2y।
ऑफ हाइट टू वाई, ठीक है ना। अब देखो बच्चा, रीस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या होती है, मीन पोजीशन पे वापस ले जाने की। तो आप बताइए कि रीस्टोरिंग फोर्स आपका कितना बनना चाहिए। माइनस ऑफ वेट क्या होता है, वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, यही होता है ना, mg होता है वेट। तो मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे लिखते हैं, g से। अब वॉल्यूम कैसे लिखेंगे बताओ, वॉल्यूम कितना है, 2y हाइट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, तो ये लेंथ इनटू एरिया, लेंथ इनटू एरिया के डायमेंशंस वॉल्यूम के होते हैं, और इनटू रो और इनटू g, यानी कि ये आपके पास क्या आ गया, F रीस्टोरिंग फोर्स आ गया। तो F इज इक्वल टू 2a रो जी वाई, ठीक है ना, 2a रो इंटू जी इंटू वाई। अब देखो बच्चा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब आप मेरे को बताओ कि रीस्टोरिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर मैं आपसे सिंपल सी भाषा में पूछूं, यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो आप कहोगे कि सर सिंपल सी बात है, आप एसएचएम यूज कर रहे हो, तो एसएचएम में आपका एफ किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ के एक्स, एक्स की जगह पे वाई कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, के इंटू वाई के इक्वल होना चाहिए। इक्वेट कर लो दोनों को, जब आप इक्वेट करोगे तो आपके पास माइनस ऑफ 2y इंटू ए इंटू रो इंटू जी, दैट बिकम्स इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई 2 रो ए जी, 2 रो ए जी, 2 रो ए जी, ये आपके पास के की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो बच्चा, ये आपके पास के की वैल्यू आ गई, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, या सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो कांस्टेंट यूज होता है उस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट वैल्यू इज k इज इक्वल टू 2 रो ए जी। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है जी, अब हमें इनर्शिया फैक्टर निकालना है। इनर्शिया फैक्टर क्या होता है, मास होता है। तो मास हमारे पास कितना आया बैठा है, पहले से मास हमारे पास आया बैठा है L इंटू ए इंटू रो, कहां बैठा है, ये बैठा, ये देखो, इसको ध्यान से देखो, ये रहा, ठीक है जी। अब देखो बच्चा, अब हमारे पास मास फैक्टर भी है, इनर्शिया फैक्टर भी है, टाइम पीरियड निकालने में देर है बस थोड़ी सी, ठीक है। तो टाइम पीरियड के लिए मैंने आपको बताया था कि जितना बड़ा मास होगा टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि उतना ही आराम से चलेगा। तो टाइम पीरियड और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो T इज इक्वल टू 2 पाई m बाई जी, m बाय k, सॉरी g नहीं, m बाय k इज द, क्या होता है ये, इनर्शिया फैक्टर, m is the inertia factor, k is the spring factor, सॉरी, ठीक है। तो अब आपके पास मास भी है, मास कितना है बोलो, मास है रो ए एल, के की वैल्यू बताओ भाई, 2 रो ए जी, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, रो से रो कैंसिल हो गया, एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास बचा 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल अपॉन 2g, दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड, दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड। ये लो जी बच्चा पार्टी, ये आपके पास आ गया टाइम पीरियड के लिए कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, टाइम पीरियड के लिए कॉन्सेप्ट। अब देखो ये टाइम पीरियड के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, वो आपके पास क्या बनेगा, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 2g अपॉन एल, अंडर रूट 2g अपॉन एल, ठीक है। अब देखो, अगर हमने, देखो हमने कहा है कि हाइट h है, तो उसकी टोटल हाइट लिक्विड कॉलम की कितनी होनी चाहिए, टोटल हाइट उसकी होनी चाहिए 2h के बराबर। और हम मान लेते हैं, अगर हम बेस को कंसीडर नहीं करते और हम कहते हैं कि सर जी अगर L इज इक्वल टू 2h के बराबर होगा, तो अगर L इज इक्वल टू 2h हो जाए तो आपका टाइम पीरियड जो होगा वो बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट h बाई जी, अंडर रूट h बाई जी, 2 पाई अंडर रूट h बाई जी। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी भी निकाल लो, ठीक है। इफ L is equal to 2h, then time period T is equal to 2 pi h by g। समझ में आया कॉन्सेप्ट बच्चा पार्टी, हाँ जी।
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जिस जिस बच्चे को डाउट है प्लीज एक बार पूछ लो मुझसे। हाँ जी, अमन, अमन बेटा तुम मैसेज कर दिया करो तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अमरवीर, सर नहीं समझ आया पूरी तरह। नहीं आया। हरलीन, प्लीज सर। समझ में आया बेटा? यस सर। अच्छा, उसके बाद है हरलीन के बाद ईशान। सर एल और एच क्या? एल तो लेंथ है बेटा ट्यूब की कंप्लीट। एच? एच जो है वो हाइट है बेटा लिक्विड ठीक कॉलम। है सर, ओके सर। चलो मैं दोबारा से समझाता हूं आप सभी को। देखो दोबारा, देखो दोबारा बड़े ध्यान से सुनना। देखो देखो भाई बच्चा लोग, ये यू शेप्ड ट्यूब है और इस ट्यूब में ना हमने एक लिक्विड फिल किया है जिसकी डेंसिटी रो के बराबर है। इस ट्यूब की टोटल लेंथ हमने मान ली एल। इस ट्यूब का यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसे हमने माना है ए के बराबर। देखो बेटा, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ होता है बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए, टोटल लेंथ इसकी एल, तो वो बन गया इसका वॉल्यूम, बन गया। और डेंसिटी इसकी दे रखी है रो, तो मास इसमें कितना कंटेन है वो अपन निकाल सकते हैं। मास होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो इनटू ए इनटू एल, तो ये तो आ गया बेटा मास फैक्टर रो ए एल। नंबर एक बात, इसको सेव करके रख लो। रख लिया? अब देखो इनिशियली दोनों का लेवल सेम था। इनिशियली दोनों का लेवल हमारे पास सेम था। और सेम लेवल कितना था कि ये P पे था, मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, और ये P1 पे था। ये देखो ये लाइन, दोनों का जो लेवल था ना वो ये था जो मैंने अभी अभी आपके सामने लाइन ड्रॉ करी है। ये देखो, ये देखो, ये पूरी लाइन भी मैंने आगे तक खींच दी। ये देखो ये लेवल था दोनों का। सभी को समझ में आ रही है यहां तक बात? अब हमने क्या किया बच्चा पार्टी, इसको ना P से लेकर Q तक कंप्रेस कर दिया। ये देखो यहां तक कंप्रेस कर दिया, जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं, यहां तक इसको कंप्रेस कर दिया, P से लेकर Q तक कंप्रेस किया। अब दोनों का लेवल इनिशियली कितना था? इनिशियली तो इतना था। अब इसका लेवल यहां से ऊपर उठेगा ना बच्चा, यहां से कितना ऊपर उठ के जाएगा? यहां से इतना ऊपर उठ के जाएगा। कितना ऊपर उठ गया? फिर आप सिंपल सी भाषा में देखो कि y ये कंप्रेस हुआ है, तो y प्लस वाई यानी कि 2y ऊपर उठ गया। अब क्या हुआ कि ये जो लिक्विड है ये तो यहाँ पे है, इसका लेवल तो Q पे है, और इसका कहां पे है? Q1 पे है। तो Q और Q1 के बीच जो लिक्विड है ना, मतलब इसमें ये जो लिक्विड है ना, इसी के कारण फोर्स क्या होगा? रीस्टोर होगा बच्चा। इसी के कारण फोर्स क्या होगा बच्चा? रीस्टोर होगा। अब इसमें कितना वेट है वो वेट चेक कर लो। वेट क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट तो यही होता है ना, F इज इक्वल टू mg। आपने सुना होगा वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसका मास कैसे निकालेंगे? जिसकी हाइट 2y है, जिसकी हाइट 2y है मतलब लेंथ 2y होगी इसकी, ठीक है ना? लेंथ इसकी 2y होगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो यूनिफॉर्म ही है, तो एरिया ए के बराबर है, तो वॉल्यूम कितनी हुई? एरिया इनटू लेंथ a इनटू 2y, ये आपके पास वॉल्यूम होगी। डेंसिटी कितनी है? रो, तो फिर वेट निकालना कौन सा मुश्किल है? ये आपके पास वेट आ जाएगा रो इनटू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने कहा कि सर जी फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास होता है जी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब कितनी लेंथ में लिक्विड है? 2y लेंथ में लिक्विड है, ठीक है। डेंसिटी कितनी है लिक्विड की? रो, और g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वेट निकालना है। वेट निकालने के लिए मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हमारे पास आ गया क्या? रीस्टोरिंग फोर्स। इसी के कारण रीस्टोर होगा बच्चा फोर्स। किसके कारण रीस्टोर होगा? उस लिक्विड के कारण जो एक हाइट को मेंटेन करके बैठा है, जो एक हाइट को मेंटेन करके बैठा है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में F किसके बराबर होना चाहिए? माइनस ऑफ k बाई के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए तो दोनों इक्वेशन, क्योंकि ये भी रीस्टोरिंग वाली फोर्स होती है, ये भी रीस्टोरिंग वाली फोर्स होती है, दोनों को इक्वेट करो, k की वैल्यू निकाल लो। k की वैल्यू निकाल ली, मास को पहले निकाल रखा है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड के लिए कल हमने फॉर्मूला बनाया था। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के।
m की अलग वैल्यू है, k की अलग वैल्यू है, वैल्यू रखो, टाइम पीरियड आ गया आपके पास 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। देखो बच्चा एल जो है वो टोटल लेंथ है इस ट्यूब की, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल आ गया। अब मैंने मान लिया ये देखो हाइट जो लिक्विड कॉलम की थी वो h मान रखा था हमने, मैंने कहा कि ग्राउंड वाले को अगर मैं नेग्लेक्ट कर दूं तो h प्लस h 2h किसके बराबर होना चाहिए, लेंथ ऑफ ट्यूब के बराबर होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा होता तो टाइम पीरियड क्या बन जाता, 2 पाई अंडर रूट h बाई जी, अंडर रूट h बाई जी। बस यही था मेरा कॉन्सेप्ट। अब बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से बताओ बच्चों, मैसेज कर दो सभी बच्चों, ठीक है। अगर किसी को डाउट है ना तो वो भी मैसेज लिख दो डाउट, फिर मैं दोबारा से कवर कर दूंगा इसको, रब करके दोबारा से समझा दूंगा पूरा। अच्छा अमरवीर क्लियर हो गया बेटा, चलो बहुत बढ़िया। मनिंदर, वंशिका, हरलीन, ईशान, खुशदीप, रोमिका, अमनप्रीत, सहज, यानी कि अब लगभग बच्चों को क्लियर हो गया। चलो कोई और बच्चा रहता है जिसको डाउट हो प्लीज बता देना भाई, डरना मत बिल्कुल भी, ठीक है। क्लियर है नवदीप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, आज इस यूनिट का जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसको हम कंप्लीट कर देंगे बच्चा, ठीक है। देखिए जी हमारे पास क्या है नेक्स्ट आर्टिकल, किस तरह से हमें उसके साथ डील करना है। हमारे पास है ऑसिलेशंस ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर। देखो ऑसिलेशंस, इससे भी कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर हो जाएगा, ऑफ ए सिलेंडर। देखो बच्चा पार्टी इस कॉन्सेप्ट को कैसे कवर करना है और कैसे हम इसके साथ डील करेंगे। देखो जितना भी काम मैं कर रहा हूं ना वो एसएचएम के अंडर जाके कर रहा हूं, एसएचएम से बाहर निकल के मैं कुछ भी नहीं कर रहा, एसएचएम के अंडर जाके कर रहा हूं। और एसएचएम में मैंने कल ट्रिक भी सीखी थी कि हो सके तो इक्विलिब्रियम निकालो, इक्विलिब्रियम निकल जाए तो इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा और ज्यादा डिस्प्लेस करो और डिस्प्लेस करके फिर इक्वेशन बना लो। तो क्यों ना उस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाए, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके उसी के अकॉर्डिंग चला जाए। चलो आज ट्राई करते हैं उसके अकॉर्डिंग चलने की और देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। चलो मान लीजिए कि मेरे पास एक सिलेंडर है इस तरह का, ये मेरा एक सिलेंडर है, फ्लोटिंग सिलेंडर की बात करिए तो फ्लोटिंग कंडीशन में ये पार्शियली इमर्स हुआ है, हमने पार्शियली इसको इमर्स कर रखा है। ये देखिए बच्चा पार्टी ऐसे, ये देखो ये मान लो इसका क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है, और ये इसका बेस हो गया और इसको एक लिक्विड के अंदर हमने क्या कर रखा है, इस तरह से लिक्विड के अंदर मान लीजिए ये एक लिक्विड है, ये देखिए ये एक लिक्विड के अंदर हमने इसको इमर्स किया है। ये देखो बच्चा लिक्विड की डेंसिटी हमें अलग माननी पड़ेगी इस बार, और इस बार हमारा जो कंटेनर है उसकी डेंसिटी अलग मान के चलना पड़ेगा हमें, ठीक है। बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक एरिया रहेगा हमारे लिए, यहाँ पे हमें डेंसिटी दोनों की अलग अलग माननी पड़ेगी, लिक्विड की और कंटेनर की, ठीक है। ये देखो बच्चा लोग ये हमारे पास है इस तरह की कंडीशन। मान लीजिए कि इनिशियली इसको इमर्स किया गया है या ये फ्लोटिंग कंडीशन में है एल लेंथ, मान लीजिए यहां से लेकर यहां सरफेस से लेकर इसके बॉटम तक की जो लेंथ है वो हमने मान ली कितनी, एल लेंथ मान ली हमने, ठीक है। ये देखिए सरफेस से लेकर
और बॉटम तक की जो लेंथ है वो L लेंथ हमने कंसीडर कर रखी है। आपके सामने है ये डायग्राम, ठीक है ना बच्चा। अब देखो दूसरी कंडीशन में मेरे को क्या करना है, दूसरी कंडीशन में इसे थोड़ा सा कंप्रेस करना है। अब आपको पता है ना कि अगर मैं इसको कंप्रेस करके छोड़ दूंगा तो ये ऑसिलेट करता रहेगा अपनी मेन पोजीशन के अबाउट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो सभी को पता है कि जैसे ही इसे मान लो L लेंथ तक इमर्स है अपने आप, ठीक है, अपने वेट के कारण ये इमर्स है। अगर मैंने इसे थोड़ा सा कंप्रेस किया और कंप्रेस करके मैंने छोड़ दिया तो ये मेन पोजीशन के अबाउट क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है जी। तो अब देखो ये हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा और अंदर डुबोना है, ठीक है जी, अंदर डुबो देते हैं इसको बेचारे को, ठीक है। कितना अंदर, इतना, थोड़ा सा और फालतू इससे, बस यहां। ये देखिए भाई दूसरी कंडीशन में मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई और फोर्स लगा के इसको थोड़ा सा अंदर और डुबो दिया, ठीक है भाई। ये देखो बच्चा लोग, इसका क्रॉस सेक्शन बना देते हैं, चलो कोई नहीं। ये देखो भाई ये इसका क्रॉस सेक्शन हमने बना दिया और ये इसका बॉटम, ठीक है। देखिए जी हमने इसको लिक्विड के अंदर इमर्स कराया है, अब फोर्स लगा के, अब हमने इमर्स किया है उसको फोर्स लगा के, और फोर्स लगा के हमने उसको इमर्स किया वाई डिस्टेंस के लिए। वाई डिस्टेंस के लिए हमने इसको इमर्स किया, ठीक है ना। अब देखो भाई हमने एल लेंथ तक तो पहले से इमर्स था, ये हमने वाई और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ठीक है ना जी। तो अब कितना हुआ, एल प्लस वाई के इक्वल। अगर मैं आपको कहूं कि रिस्टोरिंग फोर्स आप निकाल के दिखाओ तो आप क्या कहोगे कि सर जी आप निकाल लो, लेंथ आपके पास है एल प्लस वाई और आपको डेंसिटी माननी पड़ेगी, मैंने कहा था ना लिक्विड की अलग माननी पड़ेगी और इस सिलेंडर की डेंसिटी अलग माननी पड़ेगी। बस यहाँ पे यही चीज है जो आपको पजल करेगी, बाकी कुछ भी पजल नहीं करेगा। आपने क्या किया, आपने एल लेंथ तक तो ये इमर्स था ही, आपने कितना लेंथ तक ये इमर्स था, एल लेंथ तक इमर्स था पहले से ही, और मान लीजिए ये एल लेंथ तक था और ये यहां तक हमने इसको और इमर्स कर दिया, वो वाई थी, वाई लेंथ तक हमने और इमर्स कर दिया उसको, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आपने क्या कहा कि सर जी ये ना एल लेंथ तक तो पहले ही डूबा हुआ था, हमने थोड़ा सा वाई लेंथ तक और डुबा दिया। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, आप डुबाते जाओ, हम कॉन्सेप्ट को बनाते जाएंगे। ये देखो ये आपने काम कर रखे हैं, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये देखो इसको बेचारे को डुबो रखा है आपने, ठीक है। ये देखो वाई लेंथ तक और ये एल। अब देखो हम क्या कहते हैं कि हम कंसीडर कर लेते हैं सिलेंडर जिसका मास है m, लेंथ है l और डेंसिटी ऑफ मटेरियल रो और यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। हमने क्या क्या माना है वो सारी की सारी बातें हम आपको बता देते हैं कि कंसीडर ए सिलेंडर, हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया, कंसीडर ए सिलेंडर ऑफ मास इज इक्वल टू m, ओके। उसका लेंथ जो है वो l, लेंथ हम ले लेते हैं कैपिटल L, डेंसिटी हम ले लेते हैं रो, डेंसिटी हमने लिया रो के इक्वल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू रो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट एरिया इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो मास मैं चाहता हूं इसका मास कितना होगा, तो आप कहोगे सर जी मास होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब डेंसिटी कितनी है रो, वॉल्यूम कितना होता है एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया मास किसका, सिलेंडर का, ठीक है। अब देखो अब हमने एक लिक्विड लिया है यहाँ पे, उस लिक्विड की डेंसिटी मैंने ले ली सिग्मा, लेट सिग्मा बी द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सिग्मा बी द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी जो मैंने ली है
वो सिग्मा ली है। तो देखो इनिशियली अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम की पोजीशन है तो फोर्स कितना होना चाहिए, यहाँ पे एल लेंथ में जब वो डिप है तो फोर्स कितना होना चाहिए, एल लेंथ है एल, तो आप क्या कहोगे कि सर जी यहाँ पे फोर्स जो है वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होना चाहिए। अब थ्रस्ट आपको पता है ना, यहाँ पे ये बात तो सही है, बिल्कुल जी। तो यानी कि अगर मैं बात करूं इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, weight of liquid acts vertically downward. This is the direction of weight of object. Weight of object आपके पास mg, mg किसके इक्वल होना चाहिए, अपथ्रस्ट किसके इक्वल होना चाहिए, weight of liquid displaced, weight of liquid displaced कितना होना चाहिए, area of cross section a into length l। ठीक है, ये तो हो गया जी वॉल्यूम जो उसने डिस्प्लेस किया है इस सिलेंडर ने। अब डिस्प्लेस किसको किया है, लिक्विड को। लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा यूज करिए मैंने, और इनटू जी, यानी कि F इज इक्वल टू A इंटू एल इंटू सिग्मा इंटू जी। इसको F1 मान लो बच्चा, क्योंकि हम बाद में उसको और भी डिप करने वाले हैं। तो यहां से अगर मैं इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को सेटिस्फाई करते हैं इस कंडीशन में, क्योंकि ये फ्लोटिंग है, इस सिचुएशन में ना अंदर जा रहा ना बाहर आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि mg मस्ट बी इक्वल टू A इंटू एल इंटू सिग्मा इंटू जी, जी से जी कैंसिल हो गया, आपके पास m इज इक्वल टू आ गया A इंटू एल इंटू सिग्मा। ये आपके पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन में मेरे पास क्या बनी, m इज इक्वल टू मास, ठीक है, मास की वैल्यू आ गई मेरे पास A इंटू एल इंटू सिग्मा। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो अब हमने क्या किया, अब हमने उसको y डिस्टेंस से कंप्रेस कर दिया। तो अब आपके पास ये F1 फोर्स थी, तो F2 फोर्स आपकी कितनी बननी चाहिए, F2 कितनी बननी चाहिए भाई, एरिया इंटू लेंथ है L प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है ना, और डेंसिटी कितनी है जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिग्मा और इंटू जी, ये होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो आप अब बताओ कि आपने ना ये ज्यादा फोर्स लगाई है नीचे की तरफ, ठीक है, और आपने ज्यादा फोर्स लगा के क्या किया, आपने ये ज्यादा फोर्स लगा के उसे कंप्रेस किया। तो अब अगर आपको रिजल्टेंट निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, आपको अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालना होगा तो आप कहोगे कि सर जी F2 माइनस में क्या कर लेता हूं mg, F2 माइनस mg। भाई आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, दो फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रही हैं एक साथ, आपने क्या किया F2 माइनस mg, ठीक है, आप क्या निकाल रहे हो, रिजल्टेंट, कैसा, रीस्टोरिंग फोर्स के लिए, तो रीस्टोरिंग फोर्स के लिए माइनस लेना पड़ेगा आपको, माइनस ऑफ F2 माइनस mg, mg किसके बराबर है, माइनस ऑफ F2, F2 की वैल्यू रख दो जी, A इंटू एल प्लस वाई इंटू सिग्मा इंटू जी, माइनस mg की वैल्यू थी A इंटू एल इंटू सिग्मा इंटू जी। तो फिर मेरे पास ये कॉन्सेप्ट बन गया है बाहर, minus of A into Y into sigma into G, that is the resultant restoring force। ये resultant restoring force है मेरे पास। अब जैसे ही ये कॉन्सेप्ट बना मेरे सामने, वैसे ही मैंने कहा कि अगर ये SHM को फॉलो करता है ना, then there should be the equation minus of K into Y, minus of K into Y। अब 3 और 4 को इक्वेट कर लो, इक्वेट 3 and 4, इक्वेट 3 and 4, 3 and 4 को जब जैसे ही इक्वेट करेंगे तो k इज इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास, a इंटू सिग्मा इंटू जी, a इंटू सिग्मा इंटू जी। मास मैंने पहले से निकाल रखा है, मास की वैल्यू है a इंटू एल इंटू रो, ठीक है। तो आप टाइम पीरियड वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। तो आपके पास बना 2 पाई अंडर रूट m की वैल्यू है a इंटू एल इंटू रो, बाई k की वैल्यू है a इंटू सिग्मा इंटू जी, ठीक है। तो आपके पास कॉन्सेप्ट बन जाएगा जी L इंटू रो अपॉन सिग्मा इंटू जी, और इसका क्या आ गया अंडर रूट, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू टाइम पीरियड। ये आपके पास है टाइम पीरियड। हाँ, अगर आप यहाँ पे m की वैल्यू ये यूज करते हैं, सेकेंड कंडीशन में जो हमने निकाल रखी ये वैल्यू यूज करते हैं, तो आप देख लीजिए आपके पास कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, वहां पे भी कॉन्सेप्ट में थोड़ा हल्का सा अल्टरेशन आएगा, बाकी कुछ नहीं। अब मैं आपको समझाता हूं दोबारा से कि हमने एक्चुअल में क्या किया है।
देखो बच्चा, हमारी बात ये है कि हमारी डेली लाइफ का एक जनरल सा एक्सपेरिमेंट है जो मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। मान लीजिए आपने एक बाल्टी भरी, एक बकेट भरा पानी का, और उस बकेट में आप एक सिलेंड्रिकल शेप का डब्बा लेके आ गए और उस डब्बे को आपने रख दिया। वो है ना एल लेंथ तक ऑटोमेटिकली इमर्स हो जाता है। एल लेंथ तक ऑटोमेटिकली इमर्स हो जाता है, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है वहां पे, और वेट और अपथ्रस्ट एक दूसरे को बैलेंस कर जाते हैं। आपको पता है ना, अपथ्रस्ट का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। और अपथ्रस्ट किसके इक्वल होता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के इक्वल होता है। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के इक्वल होता है अपथ्रस्ट का वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन को लगाऊं तो मेरा जो फोर्स है वो किसके बराबर होना चाहिए? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होना चाहिए। वेट ऑफ लिक्विड कितना डिस्प्लेस होगा? भाई आपने एल लेंथ तक इसको इमर्स कर रखा है, अच्छा जी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो एरिया इंटू लेंथ तो वॉल्यूम हो गई, इतनी वॉल्यूम तो उसने हटाई है। अब वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आता है? मास आता है। ये देखो, ये वॉल्यूम और ये है डेंसिटी लिक्विड की, तो ये आ गया मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। मास को जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किसके बराबर होता है? अपथ्रस्ट के बराबर होता है। तो अपथ्रस्ट के बराबर होता है, तो यानी कि यहाँ पे आपने क्या कहा? अपथ्रस्ट आपके पास इतना एक्ट कर रहा है। अब ये ऊपर तो नहीं जा रहा ना, ऊपर नहीं जा रहा, इसका मतलब अपथ्रस्ट और वेट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अगर बैलेंस कर रहे हैं तो एम की वैल्यू ये भी आ जाती है, ये भी आ जाती है। अब दूसरी बात सुनो, अब हमने क्या कहा कि सर जी हम ना इसको वाई डिस्प्लेसमेंट से और अंदर लेके जा रहे हैं, वाई से और अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है। एल लेंथ, अब लेंथ कितनी होगी टोटल जो इमर्स करी गई है? एल प्लस वाई होगी, एल प्लस वाई होगी, ठीक है जी। तो रीस्टोरिंग फोर्स चाहिए मेरे को। रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या कहां होती है? अपवर्ड होती है। और वेट कहां एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो मैं रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा? अपवर्ड फोर्स में से डाउनवर्ड फोर्स घटा दूंगा, तो F2 माइनस क्या कर दूंगा? mg। F2 माइनस mg। अब मैं नेगेटिव साइन क्यों ले रहा हूं? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या होती है? जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो उससे अपोजिट डायरेक्शन में ये स्टोर होती है। दैट्स व्हाई वी यूज द नेगेटिव साइन। तो F2 माइनस mg, F2 कितना होना चाहिए? लेंथ कितनी है हमारे पास? L प्लस वाई। एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है? A। एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ क्या बना? वॉल्यूम। वॉल्यूम को डेंसिटी ऑफ लिक्विड से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज मास। m इनटू g से मल्टीप्लाई किया, क्या बना? वेट के डायमेंशन। माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो इनिशियल, क्योंकि इनिशियल में तो इक्विलिब्रियम में था ना, तो इनिशियल वाली फोर्स उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करते ही एफ की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? एफ की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ ए वाई इंटू सिग्मा इंटू जी। अब एसएचएम क्या कहता है? एसएचएम कहता है कि एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू वाई। दोनों को इक्वेट कर लो, के की वैल्यू आ जाएगी, और m की वैल्यू इक्वेशन 1 वाली रख दो, चाहे इक्वेशन 2 वाली रख के चेक करके देख लो कि क्या रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं। हाँ, टाइम पीरियड की वैल्यू वही है 2 पाई अंडर रूट m बाई के, ठीक है। तो उसी का फॉलो अप लेके चलो और उसी के अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन को लिख डालो, ठीक है भाई। तो ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? प्लीज एक बार मेरे को बता दो फटाफट से। हाँ, किसी को डाउट है तो फिर से एक बार बता दो, मैं दोबारा से इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। हाँ जी, फटाफट से बताना बच्चा। क्लियर है मनिंदर? अमरवीर, मन मार के मत बताना कोई भी बच्चा। अगर क्लियर ना हो ना तो अभी दोबारा से पूछ लेना बच्चा। मैं आपको 2 बार नहीं 4 बार करवा दूंगा, बट बाद में ये मत कहना कि उस टाइम डाउट रह गया था सर। ईशान, समझ में आ गया? ठीक है बच्चा, ठीक है, ठीक है भाई। हाँ जी, चलो इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा, हमने अब तक जो वर्क किया है वो वर्क किया है हमने F इज इक्वल टू के एक्स के लिए, ठीक है। अगर मैं आपसे एक जनरल सा न्यूमेरिकल बना के पूछूं कि आप इसको सॉल्व करके दिखाइए मेरे को, तो क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? चलो लेट अस चेक कि यहाँ पे बैठा कौन कौन बच्चा उसको सॉल्व कर पाता है। देखो जी, मैं आपको बता दूं कि जब आप एसएचएम में चले थे तो आपने मेरे को
कहा था कि सर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्टिंग कीजिए, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और आपने फिर कहा कि सर वेलोसिटी जो होगा वो होगा a ओमेगा cos ओमेगा टी। एक्सेलरेशन आपने कहा सर ये होगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू a साइन ओमेगा टी, जहां से आप ये भी कहते थे कि माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू y। आपके पास ये थ्री डिफरेंट कॉन्सेप्ट से डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेलोसिटी के लिए और एक्सेलरेशन के लिए, इन्हीं से आपका ये पूरा का पूरा कारवां बनता गया, आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स बनते गए। ठीक है, और इन कॉन्सेप्ट्स में आपने पीछे हटके भी नहीं देखा, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, और आप लगातार कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करते गए। देखो आपके पूरे चैप्टर का जो बेस है वो यही है कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी को अगर आप सही से इस कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करके चलते हो तो फिर आपको कोई कभी भी कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब मान लो कि मैंने आपको इस तरह का एक न्यूमेरिकल बना के दिया कि मान लीजिए आपके पास एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, उसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड मान लीजिए। ठीक है, और उसका एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, और मैं टाइम भी बता देता हूं, आफ्टर 1/3 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो आप मेरे ख्याल से बहुत इजीली निकाल दोगे। मैंने आपको क्या कहा, एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। एक पार्टिकल है जो SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। उसके लिए टाइम पीरियड मैंने आपको दे रखा है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, और एम्पलीट्यूड उसका दे रखा है 5 सेंटीमीटर। आपको वर्क करना है किसके साथ, जब टाइम t इज इक्वल टू 1/3 सेकेंड हो जाए तब तब आपको वेलोसिटी भी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो आप बताइए मेरे पास डिस्प्लेसमेंट तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t होता है ना। ठीक है ना, होता है ना। ठीक है जी, बिल्कुल होता है। तो अब मैंने आपको कैपिटल टी भी दे रखा है, स्मॉल टी की भी वैल्यू दे रखी है। तो आपके लिए ये वैल्यू कैलकुलेट करना मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं है। एम्पलीट्यूड मैंने दे रखा है 5, और साइन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाय कैपिटल टी और इनटू स्मॉल टी। अब देखो बच्चा कि 5 इंटू साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है, 2 सेकेंड, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/3। तो 1/6 2 पाई पाई कितना होता है 180 डिवाइड बाय 6। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, साइन 30 दूनी 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू होती है भाई √3/2। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कितना 5√3। तो 5 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 और डिवाइड बाई 2, तो ये लगभग आपके पास 4.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। 4.4 सेंटीमीटर वाई आ गया आपके पास, आ गया। इसी तरह से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं आप। वेलोसिटी क्या होगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यही होगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ओमेगा की वैल्यू आपने कितनी लिखी, ओमेगा की वैल्यू लिखी आपने 2 पाई बाय कैपिटल टी। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू तो आप निकाल ही चुकी हैं, ओमेगा इंटू टी की वैल्यू तो 60 डिग्री आती है। तो ए एम्पलीट्यूड कितना है 5 सेंटीमीटर, 2 पाई को एज इट इज इसको 2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 2। तो ये बन गया बच्चा 5 इंटू 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 1.57। ठीक है ना, तो 5 इंटू 1.57 तो 7.9 सेंटीमीटर के लगभग आ गया। इसी तरह से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चा लोग, एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए क्या कैसे काम करेंगे आप, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। माइनस ऑफ ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी और इसका होल स्क्वायर। वाई की वैल्यू तो निकाल रखी है ना भाई, वाई की वैल्यू तो 4.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपके पास क्या बना, माइनस ऑफ 2 पाई बाय कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है 2, 2 से 2 पाई का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर मींस 3.14 इंटू 3.14 इंटू 4.4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई।
ठीक है, तो इस तरह से आप इन कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत इजीली डील कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। बहुत इजीली आप न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व भी कर सकते हैं बच्चा, ठीक है ना। अब देखो एक न्यूमेरिकल और बना के देखते हैं। देखो हमारे पास टाइम पीरियड के लिए क्या रिलेशन आया, t इज इक्वल टू 2 पाई, उसको याद रखने का क्या तरीका है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा टाइम पीरियड होगा, m बाय k, t इज इक्वल टू 2 पाई m बाय k, ये हमारे पास रिलेशन आया। m यहाँ पे इनर्शिया फैक्टर भी बोल देते हैं, k को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फैक्टर बोलते होते हैं, ठीक है ना, स्प्रिंग फैक्टर भी बोलते होते हैं, ठीक है। तो आपसे अगर मैं सिंपल पूछूं कि भाई अगर जैसे अगर ये तो आपके पास m बाई के सिंपल पेंडुलम के लिए t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट क्या होता है l बाई जी, जिसको आप फर्स्ट यूनिट से रट्टे मारते आ रहे हैं, यही होता है ना सिंपल पेंडुलम का। f इज इक्वल टू m बाई के, ये स्प्रिंग के लिए होता है क्या, हाँ जी, स्प्रिंग के लिए या रिस्टोरिंग फोर्स जहां पे वर्क करती है वहां पे यही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि आप टाइम पीरियड निकालिए मेरे लिए सिंपल पेंडुलम के लिए, जिसकी लेंथ को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है, जिसकी लेंथ को हमने डबल कर दिया, और आपको ये भी कहा गया कि सेकंड पेंडुलम है, सेकंड पेंडुलम का मतलब होता है 2 सेकंड होंगी उसका टाइम पीरियड जिसमें वो कंप्लीट ऑसिलेशन लेगा, सेकंड पेंडुलम। देखो बच्चा मैं कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर रहा हूँ बताओ, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, वो क्वेश्चन आप बताएंगे मेरे को कि व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, बहुत इजी है बेटा ये टाइम पीरियड, इसमें मैं सेकंड पेंडुलम की भी बात बता दूंगा, ऑफ सेकंड्स पेंडुलम if its length is doubled, if its length is doubled, if its length is doubled, डबल। सेकंड पेंडुलम वो होता है बच्चा जिसका टाइम पीरियड है ना 2 सेकंड होता है, टाइम पीरियड इसका 2 सेकंड होता है। टाइम पीरियड आपका होता है भाई सिंपल पेंडुलम के लिए 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये होता है ना। तो टी डैश आप निकाल लो, उसकी लेंथ डबल कर दिया आपने, 2 पाई लेंथ उसकी है 2l बाई जी, ठीक है ना। तो इसमें अंडर रूट 2 बाहर निकाल लो बस, बाकी तो वही है ना 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू सेकंड्स पेंडुलम की 2 सेकंड, तो 2 अंडर रूट 2 आ गया टी डैश, बस दिस इज 2 अंडर रूट 2 सेकंड, बस इतना सा आसान था, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स के साथ आप मेरी ख्याल से बहुत आसानी से डील कर सकते हो, बहुत आसानी से आप डील कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे बैठे हैं अमनप्रीत, अमरवीर, हरलीन, ईशान, खुशदीप, मनिंदर, नवदीप सिंह, रोमिका, सहज, वंशिका एंड प्रिंस, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक करेंगे बच्चा, आपको इस पे हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स ट्राई करने हैं। आज हमने जो बातें आपको बताई हैं उन पे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करके चलोगे। नेक्स्ट क्लास का टाइम आपके ग्रुप में आ जाएगा बच्चा, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ टाइम, ठीक है। आप टेंशन मत लो, जो भी टाइमिंग्स रहेंगे मैं शेयर करके चलूंगा ग्रुप में हर चीज, ठीक है। आपको ग्रुप में हर वो अपडेशन मिलेंगी। कल एक्चुअल में क्या हुआ, कल मैं मंडे के भरोसे रह गया मैं सोचा कि कल मंडे है, तो इस चक्कर में मैं आपकी एक्स्ट्रा वाली क्लास नहीं लगा पाया। बाकी आपकी जो भी एक्स्ट्रा क्लास होंगी मैं कंप्लीट करके चलूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। ठीक है बच्चा पार्टी, हाँ जी, मैं आपको टाइम जो है वो अपडेट करता रहूंगा आपके ग्रुप में, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो इस चीज की, ठीक है। चलो थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।